तो स्वागत है सभी का विक्की सर क्लासेस में इकोनॉमिक्स विद विक्की शर्मा शो के अंदर। तो डियर हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक की, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आज इस 3rd पार्ट के अंदर इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। जो 2nd पार्ट था हमारा, उसमें लोग फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे थे, फॉरेन ट्रेड की बात चल रही थी, सुएज कैनाल की बात चल रही थी, और सुएज कैनाल को डिस्कस करने के बाद में, स्टडी करने के बाद में एक लास्ट पॉइंट जो फॉरेन ट्रेड का था वो रह गया था। तो आज की क्लास को वहीं से स्टार्ट हम लोग करते हैं। और वो 3rd पॉइंट क्या था डियर? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। क्या स्टडी करना था हमें? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। जो 3rd पॉइंट था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब क्या है डियर? कि इंडिया का जो वेल्थ था डियर वो बाहर जा रहा था, ड्रेन हो रहा था। जैसे वॉशिंग मशीन में एक बटन होता है ड्रेन, तो जैसे ही आप ड्रेन को स्विच को आप मूव करते हैं तो जो मशीन का पानी है, वाटर है, वो मशीन से बाहर चला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे बात आ रही है कि जो इंडिया का वेल्थ है वो बाहर जा रहा था। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इस पॉइंट को हमें समझना है। तो देखिए पहले समझिए कि वेल्थ बाहर जा कैसे रहा था। जब हम बात किसकी कर रहे हैं डियर? फॉरेन ट्रेड की। जब ट्रेड की बात करते हैं तो सेल परचेज की बात करते हैं, जब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं। क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं तो सेल को एक्सपोर्ट बोलेंगे और परचेज को इंपोर्ट बोलेंगे। तो फॉरेन ट्रेड में हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे थे। ओके, अब देखिए अगर हम ट्रेड बैलेंस की बात करें, यानी इंडिया कितने गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है और कितने गुड्स का इंपोर्ट कर रहा है, तो जब हम गुड्स की बात करें तो उसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो अगर हमें ट्रेड बैलेंस निकालना है, अगर हमें ट्रेड बैलेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट में से अगर मैं वैल्यू ऑफ इंपोर्ट को माइनस कर दूं तो इंडिया का ट्रेड बैलेंस आ जाएगा। हमें यह पता लग जाएगा कि हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी देश के साथ में, तो वो सरप्लस है या डेफिसिट है, हमें फायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है। तो देखिए जो उस टाइम हमारा ट्रेड बैलेंस था डियर, वो सरप्लस था। कैसा था? सरप्लस, यानी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे थे और इंपोर्ट कम हो रहे थे। सपोज हम लोग एक्सपोर्ट 500 रुपीज का कर रहे थे और इंपोर्ट 300 रुपीज का कर रहे थे। तो अगर मैं 500 में से 300 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है? 200, यानी 200 रुपीज हमारे पास सरप्लस थे। लेकिन ये जो 200 रुपए सरप्लस थे यही बाहर जा रहे थे, यही 200 रुपये क्या जा रहा था? बाहर जा रहा था, इसका ड्रेन हो रहा था। अब ये बाहर कैसे कैसे जा रहा था? तो देखिए जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया था, ऐसे ही ब्रिटेन वर्ल्ड में जगह जगह अपने अधिकार को फैलाना चाहता था, अपने स्वराज को फैलाना चाहता था। तो इसके लिए वो डिफरेंट लड़ाइयां लड़ता था। अब इन लड़ाइयों में उसको पैसा चाहिए, क्योंकि अगर उसे लड़ाई लड़नी है तो उसको बंदूक चाहिए, उसको तोप चाहिए, उसको लड़ाइयां लड़ने के लिए तरह तरह की युद्ध सामग्री चाहिए, वार गुड्स चाहिए। तो जब उसको वार गुड्स चाहिए डियर, तो पैसे खर्च होंगे। तो जो वार गुड्स पे एक्सपेंसेस हैं वो इसी पैसे से किए जा रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 बात, इंडिया को रन करने के लिए ब्रिटेन में एक ऑफिस सेटअप एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो ऑफिस सेटअप के खर्चे थे वो भी डियर इसी 200 रुपए से किए जा रहे थे। और नंबर 3, जो इनविजिबल सर्विसेज का हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो भी इसी पैसे से किया जा रहा था। यानी 3 तरह से इंडिया की वेल्थ का ड्रेन हो रहा था। देखेंगे फटाफट से हम करें ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। पहला पॉइंट क्या गया? देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स। क्योंकि हम एक्सेस मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमारे पास में एक्सपोर्ट सरप्लस था। However, export surplus was used, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था ये यूज कहां हो रहा था? नंबर 1 पॉइंट देखिए आप, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वार फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी लड़ाइयां लड़ा था उनके एक्सपेंसेस इसी पैसे से किए जा रहे थे। नंबर 2 देखते हैं, टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स को जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो भी हम इसी पैसे से कर रहे थे। तो और नंबर 3 क्या आता है? एक्सपेंसेस ऑन ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो ऑफिस सेटअप किया गया था उसके खर्चे भी इसी पैसे से किए जा रहे थे। तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कहीं ना कहीं आपको क्लियर होगा। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब क्या है? कि इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है डियर, ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस था, लेकिन सरप्लस होने के बाद में इंडिया से ड्रेन हो रहा था किसका? वेल्थ का। ओके जी, अब आगे चलते हैं।
और अब लोग बात करेंगे हम किसकी, पॉपुलेशन कंडीशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चैप्टर है डियर ये 7 पॉइंट्स के साथ है। पहला पॉइंट क्या था, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में किसकी स्टडी करनी थी हमें, एग्रीकल्चर सेक्टर की, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, फिर फॉरेन ट्रेड की, और आज हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉपुलेशन कंडीशन, या हम डेमोग्राफिक कंडीशन भी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन एक ही वर्ड, यानी क्या सिनोनिम्स हैं, डेमोग्राफिक को ही हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं। ओके जी, अब देखिए जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है वो 1881 में किया गया। ऑफिशियल सेंसस, सेंसस का मतलब क्या है, ये काउंट करना कि भारत में कितने लोग रहते हैं, यानी भारत में कितने, भारत की जनगणना करना है ना, भारत में कितने कुल लोग रहते हैं, यही कहलाता है सेंसस। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ है, 1881 में, और इसके बाद में हर 10 साल में ये ऑफिशियल सेंसस होता रहा है। यानी 1881 में हुआ, फिर 1891 में हुआ, 1901 में हुआ, 1911 में हुआ, 1921 में हुआ, हर 10 साल के गैप पे हुआ। लेकिन 2021 में ये होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस ये काउंट नहीं हुआ था। तो लास्ट जो हमारा जो लास्ट सेंसस है वो 1911 में किया गया था, 2011 में किया गया था। ओके जी, अब देखिए बात क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम दिख रहे हैं एक हेडिंग लिया है हमने, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1921 को हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है, देखिए हर 10 साल में इंडिया का सेंसस हो रहा था। जब नेक्स्ट सेंसस होता था तो पॉपुलेशन हमारी ज्यादा होती थी, लेकिन 1921 से पहले, यानी अगर मैं 1881 की बात करूं, 1891 की बात करूं, 1901 की बात करूं या 1911 की बात करूं, इन सालों में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी तो सही, लेकिन उसकी स्पीड, ग्रोथ की स्पीड कैसी थी, स्लो थी। लेकिन जब यही पॉपुलेशन 1921 में की गई तो पॉपुलेशन बहुत रैपिड स्पीड से इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन बहुत रैपिड स्पीड से इंक्रीज हुई, यानी पॉपुलेशन बढ़ी है बहुत फास्ट स्पीड से। क्योंकि पॉपुलेशन 1921 में बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ी, इसीलिए हम 1921 को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहां पर आपको एक वर्ड और समझना पड़ेगा, और वो वर्ड है डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की स्टेज 1 भी थी और स्टेज 2 भी थी। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, एक वर्ड आप यहां पे देख रहे हैं, क्या वर्ड आ रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, डेमोग्राफिक ट्रांसिशन। अब डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, पॉपुलेशन, और ट्रांसिशन का मतलब क्या है, चेंज होना, यानी पॉपुलेशन का चेंज होना। तो पॉपुलेशन का जो चेंज होना था इसकी 2 स्टेज थी, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रही थी, लेकिन इंक्रीज होने की स्पीड स्लो थी। और स्टेज 2 में, यानी डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की स्टेज 2 में पॉपुलेशन बढ़ी और बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ी। तो हम ऐसा कहते हैं कि 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की स्टेज 1 में था, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी लेकिन बढ़ने की स्पीड स्लो थी। और 1921 के बाद इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की स्टेज 2 में आ गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी और बढ़ने की स्पीड कैसी थी, बहुत ही फास्ट थी। तो हम क्या करें, बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन बिगेन आफ्टर 1921। यानी 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की स्टेज 1 में था, और 1921 के बाद में इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की स्टेज 2 में आ गया, जो आपको अच्छे से याद रखना है। और ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। तो अगर वो कहे कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं, तो आप सारा लिख सकते हैं, क्योंकि 21 से पहले जो पॉपुलेशन की बढ़ने की स्पीड थी स्लो थी, और इसके बाद में फास्ट हो गई, इसीलिए हम 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। आप अपने आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की स्टेज 1 में था, और 1921 के बाद में इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की स्टेज 2 में आ गया, इसीलिए हम 1921 को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ओके जी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ आपको टर्मोलॉजी स्टडी करनी है, और फर्स्ट क्या गया है, बर्थ रेट। अब बर्थ रेट होता क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न
पर 1000 इन ए ईयर, बिल्कुल आसान डेफिनेशन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ए ईयर क्या होता है? बर्थ रेट। और उस टाइम कितना था? ये 48 था। ये आपको नंबर भी याद रखना है। फिर डेथ रेट क्या था? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ पर 1000 इन ए ईयर, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग पर 1000 इन ए ईयर, और ये कितना था? 40 था। तो अब देख रहे हैं बर्थ रेट भी हाई था 40, 48, बर्थ रेट कितना था? 48, और डेथ रेट कितना था? 40, दोनों ही हाई थे। फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये देखिए, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, यानी वो बच्चा जो 1 साल से पहले मर रहा है, 1 साल की आयु उसकी पूरी नहीं हो रही और उसकी डेथ हो जा रही है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि नाम क्या है? क्या हम कह रहे हैं? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या करें हम? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब क्या आया? इन्फेंट का मतलब क्या है? शिशु। मोर्टेलिटी का मतलब क्या आ गया? मरना। और हाई मीन्स ज्यादा होना। तो पहले अगर हम इसको यहां हाई ना भी लगाएं, हम किसकी बात करें? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर डेफिनेशन आएगी तो आप लोग क्या लिखाएंगे? नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। और आप देख रहे हैं उस टाइम 218, यानी उस टाइम में 200,000 में से 218 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल की एज तक पहुंच नहीं पाते थे और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो यही क्या था? हमारा IMR। और क्योंकि ये 218 है जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके जी। फिर आप देख रहे हैं लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? यानी जिसको पढ़ना आता है, लिखना आता है, वो लिटरेट कहलाता है। लेकिन आप देख रहे हैं उस टाइम लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। अगर हम ओवरऑल बात करें, मैन वुमेन सबको मिला दें, तो ये ओनली 16% था। और अगर खाली फीमेल्स की बात करें डियर, तो ये तो बहुत ही कम था, फीमेल्स का ओनली 7% था। ओके जी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? यानी एक पर्सन जब उसका जन्म हो रहा है तो वो एवरेज कितना जी रहा है, वो क्या कहलाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और उससे पहले हमने क्या लगा दिया है? लो। यानी उस टाइम जब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं तो लाइफ स्पैन बहुत कम था, और वो कितना था? जस्ट 32 ईयर्स, यानी एक औसतन व्यक्ति सिर्फ 22 ईयर्स ही जी रहा था। तो हम क्या करें? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। एवरेज, यानी हम हर एक की बात नहीं करें, एवरेज कितना था उस टाइम? 32 ईयर्स। हम कह रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो क्या गया? इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल कैन एक्सपेक्टेड टू लिव। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एवरेज कितना जिएगा? यही क्या था? हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और क्योंकि आप देख रहे हैं वो सिर्फ 32 ईयर्स थी, तो उससे पहले हमने क्या लगा दिया है? लो। ओके जी। फिर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर थी। और वो पुअर क्यों थी? क्योंकि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। तो पॉपुलेशन कंडीशन अगर वो कहे, या डेमोग्राफिक कंडीशन अगर आपसे वो कह रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो आपको सारे पॉइंट्स बता देने हैं। बर्थ रेट की बात करनी है, डेथ रेट की बात करनी है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करनी है, लो लिटरेसी रेट की बात करनी है, किसकी बात करनी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करनी है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज की बात करनी है, और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी की बात करनी है। ओके जी। आगे देखें अगर हम, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो क्या आता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, और एक टर्शरी सेक्टर होता है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो डेफिनेशन कैसे आ जाएगी? रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स, रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज हैं, और कितने लोग टर्शरी सेक्टर में एंगेज हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्किंग पर्संस का, यही क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल, रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वही क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर उस टाइम के अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही डियर हम प्राइमरी सेक्टर भी बोल देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, और सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं
प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे थे 72.7%। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की डियर, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो यहां पर 10.1% लोग काम कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तो यहां काम कर रहे थे 17.21। तो यानी सबसे ज्यादा कहां पे हैं, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो हमने हेडिंग लिया है वो आपको समझ में आएगा। हम क्या करें, प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्री मींस सबसे ज्यादा, डोमिनेंस मींस इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वहां पे 72.7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। ओके जी, फिर सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा हमारा, सर्विस सेक्टर, और थर्ड पे कौन सा आएगा हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, रीजनल वेरिएशंस। हम ये भी देखेंगे कि उस टाइम रीजनल वेरिएशंस थे, यानी कुछ एरिया ऐसा था जहां पे इंडस्ट्रीज चल रही थी, कुछ एरिया ऐसा था जहां पे एग्रीकल्चर की बात की जा रही थी। तो कुछ एरिया जहां पे इंडस्ट्रीज चल रही थी क्या था, अगर हम साउथ का एरिया देखें, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इसकी बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में सिर्फ इंडस्ट्रीज चल रही थी। और कुछ एरिया ऐसा था जहां पे हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। नॉर्थ में बात करें, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये वो एरिया था जहां हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। तो अब देख रहे हैं जो हेडिंग है हमारा, रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशंस यानी कुछ एरिया ऐसा है जहां पे इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं और कुछ एरिया ऐसा है जहां पे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस। रियल में ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, एक जगह पे इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कुछ एरिया सिर्फ एग्रीकल्चर में जा रहा था और कुछ एरिया सिर्फ इंडस्ट्रीज में जा रहा था। ओके जी, फिर देखिए लास्ट हमारा हेडिंग आ गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं। एक को बोलेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक को बोलेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का हो जाएगा, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम सोशल की बात करते हैं तो सोशल में किसकी बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, हाउसिंग की बात करेंगे। तो देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ग्रोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश बिल्कुल हुआ ही नहीं, तो आगे हम इसकी बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे। हाँ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ कुछ हुआ है, इसमें हम किसकी बात करेंगे, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कुछ ना कुछ काम हुआ है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहां पे फर्स्ट बात क्या आती है, हम बात करते हैं किसकी, रोड्स की। तो रोड्स डेवलप की गई हैं, लेकिन कच्चा रोड ज्यादा बनी, पक्का रोड्स नहीं बनी। अब रोड्स को बनाने के पीछे जो मोटो था उनका, वो आर्मी को क्या करना था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना था, जिससे अगर भारत के लोग कोई रिवोल्ट करते हैं, कोई विद्रोह करते हैं, तो उसको बड़े आराम से दबाया जा सके। और दूसरा काम क्या था, जो रॉ मटेरियल्स था वो ब्रिटेन सही सलामत बहुत जल्दी से पहुंच जाए, इसके लिए भी रोड्स को बनाया जा रहा था। ये दो मेन मोटिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोड्स बनी है, जिसका फायदा कुछ इंडियंस को भी मिला। फिर बात करते हैं किसकी, रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ है। किसका हुआ है, रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ है। अब रेलवे का डेवलपमेंट होने से फायदा भी हुआ, कुछ लॉस भी हुआ। क्या क्या फायदे हुए हैं, देखिए जब रेलवे बन गया तो नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, है ना। जो कल्चरल बैरियर्स थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए, और भारत पूरा एक हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल इंटीग्रेशन हुआ है ड्यू टू रेलवेज। और दूसरी बात क्या आती है, जो कल्चरल बैरियर्स थे वो रिमूव हुए। एक पॉइंट और क्या आता है यहाँ पे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रेलवे की वजह से ही कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, जो अच्छी बात भी थी, लेकिन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने की वजह से फूड क्राइसिस हो गया, ये खराब बात थी। तो रेलवे का भी कुछ अच्छा प्रभाव है और कुछ खराब प्रभाव है। फिर देखिए किसी बात करते हैं हम, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आपको यही ध्यान रखना है, 1932 में इंडियन एविएशन, यानी कि इंडियन एविएशन जो एयर की बात हम लोग कर रहे हैं, वो स्टार्ट किया गया है 1932 में, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ही ये स्टार्ट हुआ है। ओके जी, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ब्रिटेन के ही लोगों ने स्टार्ट किया। हाँ, उसका मोटो क्या था, उसका मोटो इंडियन का फायदा नहीं था। क्या करें हम लोग, द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, है ना, टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ
मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये किया जा रहा था। लेकिन इसकी स्टार्टिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हुई। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ओके जी, तो डियर इस तरह से आप देखिए लास्ट जो इसका चैप्टर कहा जाता है वो क्या जाता है कि क्या कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का। तो पहला पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की वजह से ही हुआ है। और क्या देख रहे हैं आप, और यहाँ पे आप देख रहे हैं शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पहले बार्टर सिस्टम पे थी, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ही ये मॉनेटरी इकोनॉमी पे शिफ्ट हुई है, ये भी अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो आज आप देखते हैं किसी भी सिस्टम में हिरार्की सिस्टम, यानी जैसे स्कूल की बात करें सबसे ऊपर मैनेजमेंट होता है, फिर प्रिंसिपल सर होते हैं, फिर पीजीटीज होते हैं, फिर टीजीटीज होते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी ब्रिटिश लोगों ने ही हमको दिया था। ओके, बेटर कम्युनिकेशन आपने अभी मैंने आपको बताया ही बेटर कम्युनिकेशन हुआ है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया, फिर क्या हुआ पोस्ट कार्ड पहले चलता था एक, वो भी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ही आया, फर्स्ट टिकट भी आया है ना। तो कम्युनिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं काम हुआ है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो आज के इस क्लास के द्वारा हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। नई नई वीडियोस चैप्टर के लेके जल्दी जल्दी आपके लिए आएंगे। आपका काम क्या है डियर, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। अगर 12th की वीडियो है तो 12th के स्टूडेंट्स देखें, अगर 11th की वीडियो है तो 11th के स्टूडेंट्स देखें, और अगर वीडियो 9th या 10th की है तो 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स देखें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।